जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनमें से शादी करने की प्रक्रिया भी और रीति-रिवाज भी अलग-अलग होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कोर्ट मैरिज से संबंधित, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोर्ट मैरिज का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है और बहुत से लोग हैं जो कोर्ट मैरिज के ज़रिए शादी तो करना चाहते हैं, पर उनके पास कोर्ट मैरिज से संबंधित जानकारी का अभाव होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कोर्ट मैरिज से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से बताएँगे कि कोर्ट मैरिज में क्या होता है, कैसे करें, क्या प्रक्रिया होती है और किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है व कोर्ट में शादी करने पर कितना खर्च आता है। इसलिए हम इन्हीं सब बातों के सवालों और जवाबों के बारे में बात करेंगे और ये बहुत सरल तरीके से आपको बताएँगे कि किस तरीके से कोर्ट मैरिज का प्रोसेस होता है, क्या फुल प्रक्रिया होती है और क्या-क्या ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट की, गवाहों की, किस तरीके से होता है। तो इन सब बातों में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन योग्य है शादी के लिए, कौन नहीं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि कोर्ट मैरिज कौन कर सकता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में कोर्ट मैरिज के लिए योग्यता। तो पहला पॉइंट हमारा है कि दूल्हे की उम्र या फिर लड़का कह सकते हैं या लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन यानी लड़की की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत लड़की या लड़के पहले से ही शादीशुदा ना हो, जो ऑलरेडी मैरिड है उनका कोर्ट मैरिज नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी की पहले से शादी भी हुई है तो उसका अपने पहले पति या पत्नी से तलाक लेना ज़रूरी है। अगर इन केस पहले से ऑलरेडी मैरिड है, अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो अपने पहले पति या पत्नी को तलाक देंगे, तब जाके कोर्ट मैरिज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या फिर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोनों पक्षों को मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह के संबंध को समझने में सक्षम होना चाहिए। मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए और वैवाहिक संबंध को समझने का समझ भी होना चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों पक्ष की सहमति ज़रूरी है। कोर्ट मैरिज के लिए ज़रूरी दस्तावेज कुछ इस तरीके से हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या-क्या लगता है। ठीक है? तो भारत में कोर्ट मैरिज के लिए सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज़ों को जो इकट्ठा करना है, आवश्यक तैयारी करनी है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला है आयु प्रमाण पत्र या फिर पहचान प्रमाण पत्र, ऐसा भी कुछ समझ सकते हैं हम। तो इसमें है लड़की व लड़के दोनों को अपनी उम्र, एज और पहचान प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। इनमें आप अपना राशन कार्ड जैसे दे सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसमें आपका आपका उम्र और पहचान सर्टिफाइड हो सके। आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, जहाँ से वे प्रमाणित हो कि आपकी उम्र 21 साल और या फिर लड़की हैं तो 18 साल है और आपकी पहचान हो सके। दूसरा है घर के पते का प्रमाण पत्र। जोड़ों को अपने रहने के आवासीय पते, रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रमाण पत्र देना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है, जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि चीज़ें। इनमें आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, डीएल भी दे सकते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, तो भी वैलिड होगा, बस घर का एड्रेस होना चाहिए। तीसरा है पासपोर्ट आकार के फ़ोटो। लड़के व लड़की दोनों के अपने हाल ही के नए पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो देने होंगे, जो कि आवश्यकता होते हैं, जिनको पंजीकरण फॉर्म में व मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाता है। ताकि ये नया इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप चेहरे में रंग रूप में बदलाव होने पर आप बाद में इनकार नहीं कि कर सकते हैं कि मैं नहीं था, या फिर उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए तत्कालीन या फिर वर्तमान में जो फ़ोटो होता है वही आवश्यकता होनी चाहिए, वही देना ही चाहिए। चौथा है शपथ पत्र। जोड़े की आयु, वैवाहिक स्थिति
जैसे कि अविवाहित हैं, तलाकशुदा विधवा हैं शादी के लिए, तो उनमें जो है सहमति के लिए एक एफिडेविट देना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हमें कोई किसी प्रकार का दबाव या बहला-फुसलाकर या फिर किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो शपथ पत्र के माध्यम से ये बताना होता है। 5वां है हमारा पॉइंट, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी। यदि लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से विवाहित है या फिर विवाहित था, तो उनकी पिछली मैरिज खत्म होने यानी तलाक को बताने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑलरेडी मैरिड है और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज के माध्यम से, तो अपने पूर्व पत्नी या फिर पति से एनओसी लेना पड़ेगा, या फिर जैसे कि डिवोर्स हो गया है तो सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारा डिवोर्स हो गया है, नहीं तो विवाह शादी को नल एंड वाइड घोषित कर दिएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। 6वां पॉइंट है हमारा गवाह। कोर्ट मैरिज के समय 3 गवाहों की आवश्यकता होती है जिनकी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आप शादी करने जाएंगे तो गवाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। हालांकि कोर्ट में तो गवाह कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि गवाह जो है आपके पहचान के होने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आके दोबारा आपकी गवाही दे सकें। अगर इन केस मैटर कुछ होता है, बड़ा होता है तो ही। 7वां पॉइंट हमारा विवाह का पंजीकरण फॉर्म। लड़का व लड़की दोनों को पंजीकरण कार्यालय मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर विवाह का पंजीकरण भरना होता है, जिसमें नाम, पता, व्यवसाय व गवाहों की जानकारी शामिल होती है। इन सबको डिटेल्स में भरना होता है। 8वां पॉइंट है विवाह पंजीकरण शुल्क। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में एक मामूली शुल्क या फीस देना होता है, जो अलग अलग राज्यों या जिलों में अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानेंगे। तो भारत में कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया को हम सभी के लिए बहुत आसान भाषा में बताएंगे। यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई कर रहा है, किसी या हेल्प करना चाहते हैं, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको एडवाइस दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट मैरिज के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार ये फैसला ले सकते हैं कि आपको कोर्ट मैरिज करना है या नहीं करना। तो हम फिलहाल बात करेंगे अपने पॉइंट पर, टॉपिक पर, कि कोर्ट मैरिज कैसे करें। तो पहला स्टेप है हमारा आवेदन पत्र प्राप्त करें। तो सबसे पहले विवाह पंजीयन के कार्यालय में जाकर वहां से मैरिज की सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। दूसरा स्टेप है विवरण। इसके बाद उस एप्लीकेशन लेटर में जो कार्यालय से आवेदन पत्र लिए हैं, उसमें एप्लीकेशन लेटर में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, इन्फॉर्मेशन और गवाहों के बारे में जानकारी भरेंगे। तीसरा है आवश्यक दस्तावेज संलग्न। कहने का तात्पर्य है कि आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को लगाकर आवेदन पत्र को जमा करें। फिर हमारा चौथा पॉइंट है शुल्क का भुगतान, जैसे कि फीस। इसके बाद विवाह की सूचना की प्रक्रिया में लागू होने वाले फीस का भुगतान करें। 5वां पॉइंट है हमारा विवाह की सूचना। यह नोटिस विवाह की तारीख से कम 30 दिन पहले देना चाहिए। 6वां पॉइंट है आपत्तियां और जांच पड़ताल। 30 दिन के नोटिस के समय के दौरान कोई भी व्यक्ति इस मैरिज पर आपत्ति या फिर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, या यदि उसके पास कोई ऐसा कारण हो जिसके द्वारा यह लगे कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करती है। मैरिज रजिस्ट्रार इन आपत्तियों की जांच करता है और उनकी वैधता निर्धारित करता है। 7वां पॉइंट है घोषणा और पुष्टि। नोटिस की अवधि पूरा होने के बाद यदि कोई कानूनी आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं उठाई जाती है, तो लड़का व लड़की दोनों को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होना होता है और अपनी शादी के इरादे की घोषणा करनी होती है, जिसमें दोनों पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस मैरिज में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और वो खुद की मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। 8वां स्टेप है गवाह। इसके बाद 3 गवाह की घोषणा के समय उपस्थित होते हैं। उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार के पर सामने हस्ताक्षर करने होते हैं। 9वां स्टेप है विवाह अनुष्ठान। यह शादी मैरिज रजिस्ट्रार और गवाहों की मौजूदगी में संपन्न होती है। रजिस्ट्रार विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ता है और जोड़ों की
अपनी प्रतिज्ञा और अंगूठियों आदान प्रदान करने के लिए कहता है। 10वां स्टेप है विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। इसके बाद विवाह जोड़े द्वारा रजिस्ट्रार के द्वारा मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद ही विवाह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इस कानूनी रूप में मान्यता मिलती है और इसी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। हमारा लास्ट पॉइंट है 11वां, शादी का सर्टिफिकेट। शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो आगे चलकर भविष्य में नए विवाहित जोड़े को बहुत काम आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरा हम उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे कि आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। फिर उसमें अपना एड्रेस वगैरह डिटेल्स भरेंगे, ठीक। और उसके बाद जो आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, जन्म प्रमाण पत्र, ये जो डॉक्यूमेंट आवश्यकता होंगे उसको आप लगाएंगे। आप फीस ऐड करेंगे, फीस जमा करेंगे, गवाहों के बारे में बताएंगे, कौन कौन गवाह है, ज़रूरी सूचनाएं उसमें डालेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बढ़ेंगे, हस्ताक्षर होगा आपको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने। तो इन सब चीज़ों का पालन करते हुए आपकी शादी संपन्न होती है। और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्शन वाली बात है, तो कोर्ट मैरिज में ऑब्जेक्शन वही उठा सकता है जब आप गलत करेंगे। अगर आप 18 से, अगर लड़की हैं तो 18 और पुरुष हैं, लड़का है तो 21 है, तो अपनी शादी से मर्जी से कर सकते हैं, भले ही कोई ऑब्जेक्शन उठाए। जैसे कि ऑब्जेक्शन तभी उठाया जा सकता है या फिर लड़की पागल हो, उसको नशे की दवा खिलाकर या फिर गुमराह करके शादी किया जा रहा हो, और कोई व्यक्ति जाके बोले कि ये अन्याय हो रहा है, मतलब गलत तरीके से शादी की जा रही है, लड़की भी राजी नहीं है, उसको गुमराह किया जा रहा है। तो यदि लड़की और लड़की दोनों स्वस्थ और अपने वैवाहिक संबंध को समझने में सक्षम है और मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आके स्वतः बोलते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता। इसे कानूनी मान्यता दे दी जाएगी शादी को, चाहे वो उनके माता पिता हों, परिवार हो, सगा संबंधी हो, कोई भी शादी को नहीं रोक सकता। अब आप आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो कोर्ट मैरिज में गवाह की क्या भूमिका होती है, चुनाव क्या होता है, और कोर्ट मैरिज के लिए गवाहों की बहुत ही अहम भूमिका। तो इसी प्रकार से इस प्रक्रिया में जरूरी होने वाले को हम समझेंगे और जानेंगे। तो गवाह की क्या भूमिका होती है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। तो पहला है आवश्यकता। भारत में विवाह की इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए रजिस्ट्रार के सामने 3 गवाहों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। पात्रता, ये तीनों गवाह वयस्क मतलब एडल्ट 18 से बड़ी उम्र के होने चाहिए और उनकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। गवाह के रूप में परिवार के सदस्य, दोस्त या कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो कि भारतीय नागरिक हो, वही से व्यक्ति शामिल हो सकता है। दूसरी बात की स्वस्थ हो, मेंटली स्वस्थ हो, फिट हो, वही व्यक्ति जिसकी मानसिक हालत सही नहीं है वो गवाही नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट हमारा पहचान। गवाहों को इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने पहचान पत्र साथ लेकर जाना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर और भी डॉक्यूमेंट जो भारतीय संविधान या फिर भारतीय कानून द्वारा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। मैरिज के दौरान गवाहों को रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर पर सिग्नेचर करने होते हैं, जो शादी को मान्यता देने व एक प्रमाण पत्र के रूप में अहम भूमिका अदा करते हैं। कानूनी उत्तरदायित्व। गवाह इस प्रक्रिया में अपनी कानूनी पुष्टि प्रदान करते हैं कि लड़का व लड़की दोनों ने बिना किसी दबाव के खुद की इच्छा से शादी की है। अब हमारे द्वारा बताई गई इन सभी बातों को यदि आपको मालूम ही चल ही गया होगा कि किस प्रकार से कोर्ट मैरिज में विटनेस महत्वपूर्ण होते हैं और शादी के समय भरोसेमंद गवाहों को ही चुने, कोई अरे गहरे या फिर पैसे के लालच में न चुने और उन्हें कोर्ट के द्वारा दी गई सही समय पर पहुंचने के लिए कहें। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, जो फिल्मों में बताया जाता है उससे बहुत ही अलग होता है। फिल्मों में जाके तुरंत डायरेक्ट साइन वाइन हो जाता है ऐसे, तो इस प्रकार से नहीं होता। आप रियल में कानूनी प्रोसेस करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा। ये सब चीज़ें अगर एक एडवोकेट के माध्यम से की जाए तो आसान रहेगा, आपको खुद करने में ही काफ़ी कठिनाई होती है। ये सब प्रक्रिया एडवोकेट आसानी से कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको वहाँ पे सिग्नेचर फिर गवाह को इकट्ठा करना होगा। तो अब बात करेंगे अगले पॉइंट पर कि कोर्ट मैरिज के बाद मैरिज सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है। तो भारत में कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कदम, इसलिए हमारे द्वारा यहाँ कुछ
कारण बताए जा रहे हैं कि शादी का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो यह है कि ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो विवाह को आधिकारिक या कानूनी रूप से मान्यता देता है। कल को कोई ये बोले कि शादी नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं, या फिर कोई योजना का लाभ उठाना चाहें तो मैरिज सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी स्कीमें हैं जो इंटर कास्ट मैरिज पे जो कुछ पैसे मिलते हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं। कि जैसे इंटर कास्ट मैरिज है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज है, दूसरे धर्म में शादी किए हैं तो गवर्नमेंट द्वारा कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। कुछ संस्थाएं देती हैं, कुछ गवर्नमेंट देते हैं। तो इस प्रमाण पत्र में शादी से जुड़ी बहुत सारी आवश्यक जानकारी शामिल होती है, जिनमें पति पत्नी का नाम, शादी व तिथि व विवाह का स्थान इत्यादि चीज़ें होता है। शादी से जुड़े लीगल राइट्स और फ़ायदे का लाभ उठाने के लिए भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिनमें विरासत की संपत्ति का अधिकार, वीज़ा लगवाने व अन्य कानूनी लाभ मिलते हैं। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए भी यह सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है, जैसे पहचान दस्तावेज, बैंक खाते में बीमा पॉलिसी, अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को अपडेट करना इत्यादि चीज़ें। अगला है हमारा पॉइंट कि किसी भी कानूनी विवाद या कार्यवाही के मामले में भी यह सर्टिफिकेट आपके पति व पत्नी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। यदि आपने पहली पत्नी या पति से तलाक लिया है और आपकी किसी दूसरी महिला या फिर लड़की से शादी करते हैं और बाद में आपके पूर्व पति जिसे आप तलाक हुआ है बोले कि तलाक ही नहीं हुआ है, या फिर तो ये सब चीज़ें में आपका मैरिज सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट पर काम आता है, इसलिए कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने विवाह प्रमाण पत्र को संभाल कर सुरक्षित रखें। इसके साथ ही भविष्य में उपयोग के लिए सर्टिफिकेट की अलग से कुछ फोटोकॉपी निकलवा कर अपने पास रखें। तो अब बात करें कोर्ट मैरिज के फ़ायदे और नुकसान पर। तो कोर्ट मैरिज पर विवाहित जोड़े के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान, उसके बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो कुछ फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी झेलने होंगे। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। इनमें है कानूनी वैधता, पहला पॉइंट है। कोर्ट मैरिज भारत के कानून के तहत मान्यता मिल जाती है और यह पूरे भारत में मान्य होती है। इससे यह प्राप्त विवाह प्रमाण पत्र व लड़का व लड़की दोनों के लिए बहुत जगह काम आता है। दूसरा है दूसरी धर्म या जाति में मैरिज, फ़ायदे की बात कर रहे हैं इसमें। इसके द्वारा उन प्यार करने वाले को जोड़े को बहुत फ़ायदा होता है जो अलग अलग धर्म या जाति में शादी करते, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो उन्हें कोर्ट मैरिज के तहत फ़ायदा मिलता है। इसकी आसान प्रक्रिया है। पारंपरिक धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह की तुलना में इस प्रकार से विवाह करना एक बहुत ही आसान व कम खर्चीला है। तो छोटे से या कम धन में ही खर्च हो जाता है। तो तीसरा है हमारा कि गोपनीयता, चौथा पॉइंट है गोपनीयता, सीक्रेट। तो इस प्रक्रिया के विवाह के दौरान रजिस्ट्रार व कुछ विटनेस की उपस्थिति में ही शादी हो जाता है। इसमें किसी लोगों को जानकारी भी नहीं होता है। अगर आप बताते हैं तो जो कि लोग दिखावे के में ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो दिखावे से भी बच सकते हैं और यह फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। कानूनी सुरक्षा, यह प्रक्रिया पति और पत्नी को लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। वह उनके अधिकारों को किसी भी विवाद से निपटने के लिए लीगल हेल्प प्रदान करती है। यदि लड़की के माता पिता या फिर लड़के के माता पिता राजी नहीं हैं, तो अगर कोई लीगल इश्यू खड़ा करते हैं, कोई विवाद खड़ा करते हैं, तो कानूनी सुरक्षा भी दी जा सकती है। तो ये हो गए शादी के फ़ायदे जो कि कोर्ट मैरिज द्वारा होता है, तो वो फ़ायदे हैं। तो वो बातें हैं नुकसान पर। तो नुकसान की बात करें तो पारंपरिक रीति रिवाजों की कमी, सिंपल सी बात है कि इसको सबसे पहले बड़ा यही नुकसान है कि पुराने समय से चले आ रहे पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे कि नॉर्थ में अलग सिस्टम्स होता है, ठीक है, साउथ में ईस्ट में अलग सिस्टम होता है और वेस्ट में अलग होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है। केरल, मलयालम, तो हर धर्म में हर जाति में अलग अलग सिस्टम है। तो इन सब चीज़ से भी आप अलग हो जाएंगे, जो कि सांस्कृतिक हिस्सा है भारत के। दूसरा है पारिवारिक विरोध। इसमें जोड़ों को परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे मामले ज़्यादातर किसी अलग धर्म और जाति में ही शादी करने बहुत ही बार देखे जा सकते हैं, जिसके कारण परिवार के द्वारा ऐसे गैर कानूनी कदम भी उठा लिए जाते हैं जो मैरिड कपल के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। सीमित सामाजिक मान्यता, इस शादी के कारण पति व पत्नी दोनों को सामाजिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। कुछ रूढ़िवादी या पारंपरिक समुदाय के द्वारा आज भी इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। तो अब बात करेंगे कोर्ट मैरिज खर्च पे कि
क्या लगता है पैसे। तो भारत में कोर्ट मैरिज के लिए आने वाला खर्च अलग अलग राज्यों व जिलों के हिसाब से हो सकता है। आमतौर पर यह खर्च 1,000 रुपये तक होता है, लेकिन यदि आप किसी वकील की सहायता लेते हैं तो आपको 15 से 20,000 रुपये तक भी लग सकते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान कहाँ पर आपका खर्च आएगा, इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो आप इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें है कोर्ट की फ़ीस। कोर्ट की फ़ीस एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होती है। कुछ 100 रुपये से लेकर कुछ 1,000 रुपये तक हो सकती है। विवाह की सूचना। कोर्ट मैरिज से पहले रजिस्ट्रार के कार्यालय में कम से कम 30 दिन पहले शादी का नोटिस जमा करना होता है। इसके लिए एक भी मामूली शुल्क हो सकता है, थोड़ा सा पैसा लग सकता है। शपथ पत्र शुल्क। वर और वधू दोनों को विवाह के लिए अपनी पात्रता को प्रमाणित करने वाला एक एफिडेविट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें एक विवाह की स्थिति, आयु इत्यादि जैसी बातें शामिल होती है। इन हलफनामों को नोटरीकृत कराने के लिए आपको फीस ली जाती है। तो सिंपली जैसे कि स्कॉलरशिप में होता है, नोटरी कराते हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी होता है। तो अगला है मैरिज सर्टिफिकेट। विवाह के प्रमाण पत्र की एक से अधिक प्रतियाँ लेने के लिए भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अब अगले पॉइंट पे कहें, कानूनी सहायता। कुछ जोड़े शादी की इस प्रक्रिया के लिए भी किसी वकील की सहायता लेते हैं, तो आपको उनकी फ़ीस भी देनी पड़ती है, जो वकील के अनुसार ही तय की जाती है। अगर आप इस शादी से आने वाले खर्चों की सटीक जानकारी चाहते हैं तो अपने किसी क्षेत्र के लॉयर या फिर मैरिज रजिस्टर ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपके एरिया में कितना फ़ीस है, पैसा लगता है। अब बात करें कि एडवोकेट की भूमिका पर, तो ज़रूरी बात यह है कि आप शादी करते हैं फिर कोर्ट मैरिज के माध्यम से, तो एडवोकेट कर लें, ताकि आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नहीं तो हल्का फुल्का दिक्कत होगी। फिर अगर आप जानकारी रखते हैं हर चीज़ की, तो आपको बिना एडवोकेट की सहायता से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना एडवोकेट के आप नहीं कर सकते। अगर एडवोकेट होगा तो काफ़ी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके आवश्यक दस्तावेज़ों को इकट्ठा करेगा, गवाहों के किस प्रकार से लाया जाए, क्या बात बहस, ये सब चीज़ पे वो कर लेंगे मैरिज रजिस्ट्रार के सामने, ठीक है। और मध्यस्थता कर देंगे। अगर कोई विवाद चल रहा है तो औपचारिक लड़ाई, लड़का लड़की शादी की पुष्टि, अगर कोई लीगल इश्यू है, परिवार खिलाफ है, तो प्रोटेक्शन के लिए तो एडवोकेट की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में। अगर आप इन प्रक्रिया में पढ़ते हैं या देखते हैं, या फिर कोई जानकार, सगा संबंधी, पहचान वाला अगर कोर्ट मैरिज करता है, तो आप उन्हें इन प्रोसेस के बारे में जानकारी बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और यदि आप खुद इस प्रक्रिया को करने वाले हैं, तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और एक एडवोकेट होने की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। आप खुद ही वकील नहीं बन सकते। अगर एडवोकेट होगा तो आपको बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ सकता। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।